वालेकुम क्लास हमारा ये सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट हमने लास्ट टाइम किया था। उसमें हमने कॉची क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ किया था। उसमें हमने एक कंपैरिजन टेस्ट किया था, ठीक है। और हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स किए थे। ये कंपैरिजन टेस्ट हमने किया था, ठीक है। और इसके 2 प्रूफ्स हमने किए थे, ये 2 प्रूफ्स। तो हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 2 तरह के कंपैरिजन टेस्ट आ जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट इसको हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट या सिंपल कंपैरिजन टेस्ट से ही हम डिनोट करते हैं। और दूसरा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, उसके हम 2 थ्योरम्स कर लिए थे। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। उससे रिलेटेड हम आपको मैं एक एग्जांपल भी करवाऊंगी और उसके 2 थ्योरम्स भी करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कंपैरिजन टेस्ट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन दो सीरीज हुज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव ओनली। सिर्फ जिसके जो टर्म्स है पॉजिटिव होती है ना, मतलब कि नेगेटिव टर्म्स ना हो, सिर्फ हम पॉजिटिव टर्म्स पे ही कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रिकॉल कर लेते हैं। पहले डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट की जो हमने 2 इसके स्टेटमेंट्स की थी, इसके प्रूफ्स कर लिए थे, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। ये कंडीशन होती है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में। डेफिनेशन निकल ली डायरेक्ट, इसकी एक मेन पॉइंट बता रही हूँ कंपैरिजन टेस्ट हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है। 0 इज़ लेस एंड इक्वल टू एक्स एन, जो हमें मेन सीरीज़ दी गई है, इज़ लेस एंड इक्वल टू वाई एन, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एन क्या है, इसके लिए आपको एक ऑक्सिलरी सीरीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको हम सपोज कर लेते हैं वाई एन जो है वो ऑक्सिलरी सीरीज़ है एक्स एन की, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि वाई एन क्या चीज़ है। इस तरह की कंडीशन होगी तो यहाँ पे ये 2 आ जाती हैं कि अगर वाई एन कन्वर्जेंट है, इफ समेशन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, समेशन भी लगाएंगे। इफ समेशन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट तो फिर क्या होगा, समेशन एक्स एन कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर समेशन वाई एन डिवर्जेंट है तो समेशन एक्स एन भी समेशन एक्स एन डाइवर्जेंट है तो समेशन वाई एन भी डाइवर्जेंट होगा। या फिर यहाँ पे एक्स एन लेस एन इक्वल टू वाई एन, अगर हम इसको इस तरह करके हमें टर्म दे दी जाए, या फिर अगर हम इस तरह करके लिख लें एक्स एन ग्रेटर देन वाई एन आ जाए, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर वाई एन डाइवर्जेंट है तो एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। ये हमने किया था डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है। देखें, जब हमें कोई सीरीज़ दी होती है, हमें सिंपल एक सीरीज़ दी होती है जैसे ये, तो हमने उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ खुद से फाइंड करनी होती है। जैसे अगर इस तरह कंपैरिजन टेस्ट आ जाए तो हम वहाँ पे वाई एन, हमें 2 सीरीज़ तो नहीं दी होगी, हमें सिर्फ एक सीरीज़ ही दी जाएगी। तो हमने वाई एन खुद से फाइंड करना है, उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ हमने खुद से फाइंड करनी होती है। तो आप देखिए ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है। जैसे ये हमें एक सीरीज़ दे दी है, ठीक है। ऑक्सिलरी सीरीज़ में होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है। जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स होते हैं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में, सिर्फ वो लिख लेने होते हैं। जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर था और न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर वाला, और यहाँ पे एन क्यूब है, ठीक है। तो हमने लिख लिया। जब इनको कटिंग की तो हमारे पास ये आ गया 1/n। तो हमारे पास एक्स एन ये आ, अगर उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ आ गई हमारे पास 1/n, तो हम इसमें इस तरह कंपैरिजन टेस्ट या कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक ये सीरीज़ दी गई है अंडर रूट में, तो इसके हम अगर ऑक्सिलरी सीरीज़ बनाए तो हम इसको लिख सकते हैं √n² ओवर √n³, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। और जब हमने कटिंग की तो हमारे पास ये आ गया 1/√n, ठीक है। तो ये इसकी होगी ऑक्सिलरी सीरीज़। ओके, ऑक्सिलरी सीरीज़ की एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो देख लो। ऑक्सिलरी सीरीज़ सिर्फ उन सीरीज़ की निकालते हैं जो कि p/q की फॉर्म में हो, ठीक है ना, जो कि रैशनल नंबर हो, एक ओवर की फॉर्म में हो। हम सिर्फ उसी सीरीज़ की ऑक्सिलरी सीरीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरीज़ इस फॉर्म में नहीं है तो और हमने उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ निकालनी है, तो पहले हम उस सीरीज़ को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ निकालेंगे, ठीक है। अब आपने ऑक्सिलरी सीरीज़ भी निकाल ली है, कंपैरिजन टेस्ट भी कर लिया। हम एक एग्जांपल करते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के बाद हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अब करने लगे हैं। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कभी कभार। देखें, ये हमें सीरीज़ दी गई है, हमने इसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ फाइंड कर ली, ठीक है। अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या हमारे पास एक कंडीशन आती है, या तो हम ऐसे लिख लें या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरह लिख लिया एक्स एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई एन। ओके, यहाँ पे दिया गया है n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k। अब हमने ये k फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे सपोज अभी हमने ये फाइंड नहीं किया, अभी हमने ये फाइंड करना है कि n किससे ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा। देखें, जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया, ठीक है ना, n इक्वल टू 1 हमारे पास ये टर्म आ गई और y n हमारे पास ये आ गई।
तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, एक्स एन वाई एन से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम n इक्वल टू 1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और जब यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे हमारे पास 1/4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे भी एक्स एन जो है वो वाई एन से ग्रेटर नहीं है, लेकिन जब हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 से जो नीचे वाली टर्म्स होगी उसके लिए ये कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाता है, 0 1 2 पे ये कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाता है। इसी वजह से इस 3 की वजह से हमें कभी कभार डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट नहीं हम यूज़ कर सकते, इसलिए हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ़ एक्स एन एंड वाई एन, ठीक है, आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स है सच डैट, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का मेथड है। इसमें क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। हमने जब कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना होता है तो हमने क्या करना होता है, एक्स एन को डिवाइड कर देते हैं ऑक्सिलरी सीरीज को और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, एल के। हमने देखना है कि एल क्या है, ये एल हमें बताएगा कि ये जो सीरीज़ है ये डिवर्जेंट होगी कि कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेयर एल इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। अगर ये एल फाइनाइट आ जाए, नॉन ज़ीरो है, ठीक है, एल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमेशा ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। वेयर तो कह देंगे अगर ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है तो इनमें से दोनों सीरीज़, या अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। तभी हमने कहा है देन टू सीरीज आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट आर बोथ डाइवर्जेंट, या तो दोनों कन्वर्जेंट होगी या तो दोनों डाइवर्जेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कब दोनों कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। इसके बाद हम इससे रिलेटेड थ्योरम भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, हमने इसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ फाइंड कर ली। देखिए ये हाईएस्ट जो पावर थी वेरिएबल की वो n थी, और नीचे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर दी, तो हमने यहाँ पे n ओवर n स्क्वायर कर लिया। कटिंग करने के बाद 1 ओवर n आ गई, हमारे पास आ गई ऑक्सिलरी सीरीज़। तो हमने क्या करना है, इसमें ये एक्स एन ओवर वाई एन, एक्स ओवर वाई एन क्या लिमिट अप्लाई कर दिया, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक्स एन हमारे पास ये था और वाई एन 1 ओवर n है। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या टर्म आ गई है, यहाँ से 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें से n और इसमें से n स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। कॉमन आपको पता है कैसे लेते हैं, आप ये देख लीजिएगा, आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये कटिंग करने के बाद हमारे पास ये टर्म फाइनल आती है 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। और जब n हमने अप्रोच कर दिया इन्फिनिटी को तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 2 ओवर 1 इक्वल्स टू 2 आ गया है। अब देखिए ये 2 आया है, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, वेयर एल इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। अब देखिए एल जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये एल है, ये फाइनाइट आया है और नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसमें कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हाँ अप्लाई हो सकता है, फुलफिल होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ देखनी है। हमारे पास क्या आई थी, 1 ओवर n, ठीक है। अब हमने जब इसमें हम पी टेस्ट अप्लाई करेंगे, सिर्फ इस सीरीज़ को देखें। पी टेस्ट में क्या है, यहाँ पे n की पावर है हमारे पास 1, ठीक है ना, यहाँ पे n की पावर 1 है, मीन्स कि ये p है और p इज़ इक्वल टू 1 है। तो जब p टेस्ट में आप कर चुके हैं p इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, तो वो सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो अब यहाँ पे यही है कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो ऑब्वियसली एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कह चुके हैं कि बोथ कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। अब देखिए हमने जब ऑक्सिलरी सीरीज़ देखी, पी टेस्ट में अप्लाई किया तो ये डाइवर्जेंट थी, तो इट मीन्स कि जो सीरीज़ एक्स एन है, समेशन एक्स एन, ये भी डाइवर्जेंट है। तो ये हमने क्या किया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर दिया, और मैंने आपको उसकी ऑक्सिलरी सीरीज़ लेना भी सिखा दिया है। अब हम इसका एक थ्योरम करते हैं। ये जो आपकी बुक है, मैंने आपको रिकमेंड की थी एक बुक, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपको पेज नंबर बता देती हूँ। ये देखिए ये पेज नंबर 93 पे ये हमें एक कंपैरिजन टेस्ट दिए गए हैं। इसमें एक कंपैरिजन टेस्ट आ रहा है, ये वही 2 थ्योरम था जो मैं आपको पहले लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, और ये है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। और इसके ये 2 थ्योरम्स हम अब करने लगे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। अभी जो मैंने आपको कराया है सिर्फ इसके एक एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए कराया, इसकी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में थ्योरम दिए गए हैं वो अब हम करने लगे हैं कि क्या कह रहे हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कहा गया है, सपोज x इक्वल्स टू एक्स एन एंड y इक्वल टू वाई एन। ये हमें 2 सीरीज़ दी गई हैं, ठीक है। आर स्ट्रिक्टली द सीक्वेंस एंड सपोज द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के
जो उसका मेथड है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। मैंने जो आपको करवाया है उसमें मैंने इसको इज इक्वल टू एल ले लिया था, ठीक है। अब एल से मुराद है कि एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो नंबर है, तो यहाँ बुक में इन्होंने इसको आर ले लिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे आर ले लें चाहे एल ले लें, मतलब इसका मतलब है कि एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो नंबर है, आप इसको आर एल कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थ्योरम में बुक में आर के थ्रू किया है, तो हम यहाँ पे आर ले लेते हैं। कहा गया है इफ़, ये कंडीशन है सबसे पहले। अब कहा है कि इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, आर नॉन ज़ीरो है, देन तो क्या होगा, समेशन एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना। समेशन जो है ये सीरीज एक्स एन कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ समेशन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये कंडीशन है, ये प्रूफ है, हमने ये करना है। अच्छा देखें, ये जब बुक का पेज नंबर 60 पे एक एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। उसमें ये स्टेटमेंट थी, ये हमने किया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये एक जैसे फिनोमिना होता है ना कि ये चीज़ है, इस तरह यहाँ पे कहा गया है कि 1/2x इज़ लेस दैन एक्स एन इज़ लेस दैन 2x, ठीक है ना। इफ़ लिमिट एक्स एन इक्वल्स टू एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, देन शो दैट देयर इज रैशनल नंबर सच दैट, तो ये कंडीशन है 1/2x इज़ लेस दैन एक्स एन इज़ लेस दैन 2x। तो यही जो टर्म है, ये फिनोमिना हम इससे लिमिट कंपैरिजन थ्योरम के प्रूफ में करने लगे हैं। यहाँ पे कहा गया है बाय यूजिंग रिजल्ट, इसी रिजल्ट की बात हो रही है जो मैं आपको दिखाई, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन सच डैट, अब वहाँ पे था 1/2x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स एन और वाई एन ले लिया है, आर ले लिया है, 1/2 आर ले लिया इज़ लेस दैन एक्स एन ओवर वाई एन, वहाँ पे सिंपली एक्स एन था, वहाँ पे मैं बताती हूँ लिखा गया है 1/2x इज़ लेस दैन एक्स एन इज़ लेस दैन 2x, ठीक है, ये दिया गया है। तो मैंने यहीं से ले लिया 1/2 आर ले लिया इज़ लेस दैन, यहाँ पे हमारे पास दो सीरीज़ है, तो मैंने एक्स एन ओवर वाई एन ले लिया इज़ लेस दैन 2r फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू के। मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई एन को जब मैं दोनों टर्म मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई 1/2r वाई एन इज़ लेस एन इक्वल टू एक्स एन इज़ लेस एन इक्वल टू 2r इंटू वाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, अब देखें अगर ये वाई एन जो है, अगर इसके एक्स एन की जो दोनों साइड वाली टर्म्स है, ये वाई एन जो सीरीज़ है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली ये एक्स एन जो है ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये प्रूफ हो गया है कि देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट समेशन एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट, तो यही कहा गया है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, अगर तो वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी, तो हमने प्रूफ कर लिया है। इस तरह छोटे छोटे प्रूफ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या गया, इफ़ आर इक्वल्स टू ज़ीरो, ऊपर तो था इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पे आर अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, देन समेशन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, इफ़ वाई एन इज़ कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना। इसमें था एक्स एन कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, इफ़, अब यहाँ पे कहा गया अगर ज़ीरो आ जाए तो वाई एन कन्वर्जेंट हो, अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़, ठीक है, इफ़ ऊपर था इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी, यहाँ पे इफ़ आ गया है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन ये है कि अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है तो वाई एन कन्वर्जेंट होगा, वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कन्वर्जेंट होगा, और इसमें कहा गया है कि अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे ये देखिए इफ़ आर इक्वल्स टू ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर के बिलोंग्स टू एन सच दैट एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू के, ठीक है। देन बाय रिजल्ट, अब ये जो रिजल्ट है हम ये डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट वाला रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें वो यही रिजल्ट है, 0 इज़ लेस एन इक्वल टू एक्स एन लेस देन वाई एन, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है इफ़ वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, कहा गया है समेशन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, समेशन वाई एन कन्वर्जेंट है, देन समेशन एक्स एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट का रिजल्ट हम यूज़ करें, मैंने आपको ये कराया है, यहाँ पे यही रिजल्ट लिखा गया और कहा गया है कि अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, तो हमने उसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए कहा है कि इफ़ वाई एन इज़ कन्वर्जेंट देन एक्स एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। हैंस बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज़ करते हम कह सकते हैं कि समेशन एक्स एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के टेस्ट से इसको भी हमने प्रूफ कर लिया है। तो ये हमने जो दो प्रूफ्स किए हैं, ये है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के, हमने अब दो टेस्ट कर लिए हैं, एक हमारे पास हमने कर लिया है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक हमने कर लिया है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट।
ओके, ये 2 एग्जांपल्स हैं जो मैंने बुक से लिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किए। मैं आपको बस एक हल्का सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि देखिए ये सीरीज़ दी गई है, इसको हमने एक्स एन का नाम दे दिया है, हमने इसमें से ऑक्सिलरी सीरीज़ निकाली है वाई एन 1/n की है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया तो हमने कहा कि अगर ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है, जब हमने पी टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है ना, इसको हमने कन्वर्जेंट कैसे कह दिया, पी टेस्ट अप्लाई करने के बाद, क्योंकि पी इक्वल टू 2 है। पी टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमने कह दिया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं किसकी कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, इसकी कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। तो इससे हमने ये इम्प्लाई कर दिया कि इफ़ वाई एन इज़ कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल दी गई है बुक में, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है ना, ये एक्स एन है, इसके हमने ऑक्सिलरी सीरीज़ निकाल ली, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं ये टर्म सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक्स एन, ये एक्स एन है और ये वाई एन है, ठीक है, ऐसे होता है ना, एक्स एन इज़ लेस देन वाई एन, लेकिन यहाँ पे ये टर्म फुलफिल नहीं हो रही, एक्स एन जो है वो वाई एन से ग्रेटर नहीं है, लेस नहीं है। ये सिर्फ एक, अगर हम बहुत आप इतना कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि इसकी ऐसी सिचुएशन बनाए कि ये जो टर्म है ये इससे लेस हो जाए, वो तब ये सिचुएशन बन सकती है जब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में तो ये फ़ौरन से नहीं आ सकता कि यहाँ पे 2 आएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये टर्म सेटिस्फाई हो जाएगी। मे बी यहाँ पे हम 3 लिख दें या फिर हम फाइंड ही ना कर सके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एन भी हमारे पास मौजूद है, वाई एन भी है, तो हमने एक्स ओवर वाई एन किया, ये टर्म आ गई, लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास एक फाइनाइट टर्म आ गई है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमने कह दिया वाई एन हमने देखा ये कन्वर्जेंट है, जब हमने पी टेस्ट अप्लाई किया, सिंस वाई एन इज़ कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो हमने कह दिया कि जो एक्स एन है ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की। आगे जो हम करने लगे हैं वो है कन्वर्जेंस आ जाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखें, a series is said to be absolute convergence if summation modulus of an is convergence। अगर किसी सीरीज़ का जो मॉडुलस है वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम उस सीरीज़ को कहेंगे कि वो क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। इफ़ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंस, कहते हैं इफ़ अ सीरीज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ़ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंस। देखिए ये समेशन एक सीरीज़ है, उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है, तो हम कहेंगे वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, और इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। और कंडीशनल कन्वर्जेंस में आ जाता है या सीरीज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं है, उसको हम कहेंगे कि डिवर्जेंट है, तो हम कहेंगे वो जो उसकी जो सीरीज़ हमें दी गई है वो कन्वर्जेंट है, मीन्स कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। इसको फिर हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हम सिर्फ तब बोलेंगे अगर तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्जेंट हो जाती, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने 2 चीज़ें कर ली है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और क्या ले कंडीशनली कन्वर्जेंस की। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। जैसे यहाँ पे दी गई है, हमें ये सीरीज़ दे दी गई है, ठीक है, इसको हमने ए एन से रिप्रेजेंट कर लिया। जब हमने इस सीरीज़ को ओपन किया, मतलब कि एक्सपेंड किया, सॉरी, तो हमारे पास ये आ जाते हैं -1/1³ + 1/2³ - 1/3³, ठीक है। जब हमने इसका मॉडुलस लिया, मॉडुलस लेने के बाद जो cos n पाई 1, इसको हमने रिप्रेजेंट किया 1 आ गया n³, क्योंकि जब हमने इसका मॉडुलस लिया तो जो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है वो सारी क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने मॉडुलस ले लिया है। तो इस वजह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1³ + 1/2³ + 1/3³ सो ऑन, ठीक है। ये मॉडुलस लेने के बाद ये सीरीज़ आती है हमारे पास, जो कि ये किसकी इक्वल बन रही है 1/n³ के। अब हमने इसको देखना है 1/n³। अब देखिए जब हमने पी टेस्ट अप्लाई किया ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये 3 है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो हमने ये कन्वर्जेंट है, कैसे कन्वर्जेंट है, इसको हम कहेंगे कि इसका जो मॉडुलस आया है, ठीक है ना, ये मॉडुलस की बात करें, इसका जो मॉडुलस है वो कन्वर्जेंट आ गया है, तो हम कह देंगे कि जो सीरीज़ थी ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गई। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड कर लिया, मॉडुलस हमने क्या फाइंड किया है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो हमने कह दिया ये जो सीरीज़ हमें दी गई थी ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। तो ये एक एग्जांपल हो गई।
ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास 5 टेस्ट हमें दिए गए हैं। वी हैव द फॉलोइंग टेस्ट फॉर चेकिंग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ये 5 टेस्ट हम करेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। देखें, पहला है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जो कि आप कर चुके हैं। दूसरा है रेशियो टेस्ट, एक है रूट टेस्ट, नंबर 4 इज़ इंटेग्रल टेस्ट, नंबर 5 इज़ रेब्स टेस्ट। इसमें से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप कर चुके हैं, जो मैं आपको अभी भी करवाया है, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी हम सीरीज़ की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी 4 टेस्ट है वो हम करते हैं, बहुत सिंपल से और ईजी से टेस्ट हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रूट टेस्ट, हम करते हैं, ठीक है। रूट टेस्ट पहले समझ लिया कि रूट टेस्ट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। बेसिकली हर टेस्ट का एक फार्मूला है। जैसे हमने सिंपल कंपैरिजन टेस्ट किया, उसका फार्मूला था। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया, उसका एक अलग से फार्मूला था, जो कि ओवर की फॉर्म में था, ठीक है ना। ये उसी तरह रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, इंटेग्रल टेस्ट, रेब्स टेस्ट, हर एक का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो आप देखिएगा। इसकी कंडीशंस आपने याद कर लेनी है। अब रूट टेस्ट क्या है? लेट समेशन ए एन बी, या सीरीज हमें सीरीज दी गई है। समेशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, ठीक है। ये जो है कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूटली इफ़, पहले तो मैंने आपको सिंपल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बताया है, ठीक है। उसमें आपको मॉडुलस का बता दिया, लेकिन उस आगे हम उसमें एक डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हमें इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए कहा जाए एक स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू, तो हम वो इस तरह फाइंड करेंगे। लेकिन आपने जैसे हमने पीछे भी डायरेक्ट फाइंड किया है, इस तरह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, वो तो हमने इस तरह फाइंड कर लिया डायरेक्ट। वो उसका मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट हो तो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ टेस्ट के थ्रू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले रूट टेस्ट आ जाता है कि सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी इफ़, ये उसका फार्मूला लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए एन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए एन अंडर रूट एन, वो किसके इक्वल आ जाता है? इज इक्वल टू एल, और एल क्या है? वो लेस देन 1 हो जाए। देखिए, इसको जो है ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ए एन है, यहाँ पे ए एन ले ले, एक्स एन ले ले, कुछ भी ले ले। ए एन मॉडुलस, इसको हम 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे पास आंसर रहेगा इस एल वो लेस देन 1 होगा, तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाए या फिर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा? डिवर्जेंट होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो ए है ये डिवर्जेंट है। अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, वो रिज़ल्ट हमारे पास इनकन्क्लूसिव आ जाएगा, मतलब कि कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा हमारे पास। अब से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं हम। ये हमें सीरीज़ दी गई है, हमने इसमें क्या करना है? रूट टेस्ट अप्लाई करना है। रूट टेस्ट का फार्मूला ये है, इसमें हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई कर दिया, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन लगा दिया, और ये हमने क्या ले लिया? ये टर्म आ गई, मॉडुलस भी ले लिया। इसका मॉडुलस ले ले ना ले ले एक चीज़ है, मतलब ज़्यादातर हमें मॉडुलस दिया गया है, लेकिन इसमें अगर मॉडुलस ना भी है तो देखें 1/2 आता है, तो इससे 1/2 आ रहा है, तो इससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, n+1 है यहाँ पे, इसकी पावर क्या दी गई है? n। अब आप देखें, अगर हम इसको अंडर रूट एन को इस फॉर्म में लिख लें, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कहा गया है n+1 ओवर 2n-1, इसकी पावर n है, और इसको मैं लिख दूँ पावर 1/n। तो ये n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रहेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल होगा, n+1 ओवर 2n-1। और इसमें जो हमने इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो भी आ गया हमारे पास, ये आ गया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रहा है, मीन्स कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हम यहाँ पे ये मैं आपको अलग से सेपरेट से सॉल्व करके दिखा दूँगी कि 1/2 कैसा है, ठीक है। अब फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट देखें, ये है 1/2, जो कि लेस देन आया है 1 से। और हमने यहाँ पे देखा है रूट टेस्ट में, अगर तो हमारे पास जो आंसर आया है लिमिट एल ये लेस देन 1 आ जाए, तो इट मीन्स कि जो सीरीज़ है वो क्या है? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है एब्सोल्यूटली विया रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हम रूट टेस्ट से इसका एक थ्योरम करते हैं रूट टेस्ट का, जो कि हमें बुक में दिया गया है। ये रूट टेस्ट का टेस्ट थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट ये है, सिंपल छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। इफ़ x इक्वल्स टू एक्स एन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए एन ले लिया था, एक्स एन से मेरा सीरीज़ है, मैंने ए एन ले लिया, एक्स एन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। बी ए सीक्वेंस इन रियल नंबर्स। अब ये थ्योरम क्या कहता है? इफ़ देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे एल भी ले सकते हैं, विद
r is less than 1 and k belongs to n such that modulus of xn 1 over n less than equal to r and n is greater than equal to k, then the series summation xn is convergent. अगर तो ये क्या लेस देन r है और r हमें क्या है, r जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है ना। ये जो सीरीज़ है ये लेस एंड इक्वल टू आर है और आर जो है वो लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे ये जो समेशन एक्स एन है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये थ्योरम बेसिकली थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया, अगर आप ये चीज़ भी याद कर ले तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर ये लेस देन 1 आ जाता है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट होगी। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। इसमें कहा गया इफ़ दिस इक्वेशन इज़ होल्ड देन वी कैन राइट, इस इक्वेशन को हम इस तरह करके लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n ओवर n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n r की पावर n आ जाएगा, जो कि ये टर्म बन जाएगी मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज लेस देन आर एन आ गया, लेस देन इक्वल टू आर एन आ गया। अब देखें ये क्या बन गया हमारे पास, आर एन एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या है, उसमें ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये है कि अगर ये जो आर एन है ये लेस एंड इक्वल टू 1 आ जाता है तो वो क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है। समेशन ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। सॉरी ये टर्म अभी हम देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको ये लेक्चर दिया था ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसमें ये था कि अगर ये जो है लेस देन 1 आ जाए तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये यहीं पे चीज़ दी गई है 0 इज़ लेस एन इक्वल टू आर इज़ लेस एन इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। फिर है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, और हमने यहाँ पे अब कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया इन दोनों पे, ठीक है। इन दोनों पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के बाद क्या हमारे पास आता है कि जो समेशन एक्स एन है ये कन्वर्जेंट है। कंपैरिजन टेस्ट में कैसे है, देखें पहले हमने ये प्रूफ कर दिया ज्योमेट्रिक सीरीज़ के थ्रू कि ये जो है कभी पर हम यहाँ पे पी सीरीज़ लगा देते हैं 1 ओवर पी की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। मैंने आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का भी एक एग्जांपल करके दिखाई है, इसमें मैंने जो सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है वही अप्लाई करेंगे। जैसे पी सीरीज़ टेस्ट उसमें अप्लाई हो सकता था, हमने उसमें पी सीरीज़ अप्लाई किया था। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो ये बन रही है, तो इसमें वही उसी के थ्रू हम देखेंगे जो हम पहले बड़ी डिटेल से कर चुके हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है, ये जो समेशन है ये कन्वर्जेंट है। अब ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया है तो हम इन दोनों पे कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे ये चीज़ भी कन्वर्जेंट है, तो ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया कि आर लेस देन 1, ये सारा कुछ हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या है, समेशन एक्स एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, लेस देन इक्वल टू 1 था ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब कहा गया है ये हमें टर्म दी गई, इसमें कहा गया है ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे 1 कह दे या फिर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली आर भी लिख सकते हैं। पहले इन्होंने इनडायरेक्टली लिखा है, इनडायरेक्टली कैसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। समेशन एक्स एन जो था 1 ओवर एन लेस ग्रेटर देन आर लिख दिया और फिर लेस देन आर लिख दिया, और यहाँ पे कह दिया कि जो आर है वो ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे कह दिया आर लेस देन 1 है। तो हम डायरेक्टली ये ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स एन जो है 1 ओवर एन इज़ ग्रेटर देन 1 या फिर एक्स एन पावर 1 ओवर एन इज़ लेस देन 1, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे ग्रेटर एन इक्वल टू 1 कह दिया है तो कहेंगे अगर ये कंडीशन आ जाती है ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या कहेंगे, जब सीरीज़ है हमारे पास वो क्या है, डाइवर्जेंट है। जैसे ये चीज़ अब ये ग्रेटर देन 1 आता तो मैंने क्या बोला था, ये सीरीज़ क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ इसका हम प्रूफ देखते हैं, बहुत छोटा और सिंपल सा प्रूफ है। इफ़ द इक्वेशन होल्ड, इस इक्वेशन की बात करें, देन मैंने वही चीज़ की कि n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो n ओवर n कैंसिल होकर सिंपल 1 आ गया, और 1 की पावर n तो सिंपली 1 ही होता है। तो हमारे पास ये टर्म बन गई एक्स एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 फॉर n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k। तो इससे क्या हमारे पास एक आंसर आ रहा है, सो द टर्म्स डू नॉट अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। तो ये 0 को अप्रोच नहीं कर रही, ये क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन ये 0 की तरफ नहीं जा रही, 0 को अप्रोच नहीं कर रही। तो देन बाय nth रूट टेस्ट हम क्या कहते हैं कि दिस विल बी डाइवर्जेंट। तो ये जो सीरीज़ होगी हमारे पास ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये भी हमारे पास इसका प्रूफ भी हो गया है। अब हम इसका सेकंड टेस्ट करते हैं। हमने कंपैरिजन टेस्ट भी कर लिया, एक सेकंड, ये रहा, हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी कर लिया, हमने रूट टेस्ट भी कर लिया। अब हम करने लगे हैं रेशो टेस्ट। अब देखिए रेशो टेस्ट में क्या, इसका फार्मूला ये है, जो हमें सीरीज़ दी गई है उसकी nth टर्म में हमने 1 ऐड कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है जो ओरिजिनल सीरीज़ दी गई है, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n+1 ओवर a n इक्वल्स टू l,
और क्या कि अगर वो लेस देन 1 है तो हम कहेंगे जो सीरीज़ हमें दी गई है, ठीक है ना, समेशन ही है, यानी ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है या फिर इन्फिनिटी है तो जो सीरीज़ है वो डिवर्जेंट है, ठीक है। और 1 के लिए मतलब कि कोई आंसर नहीं है। इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। अब ये हमें सीरीज़ दी गई है, ठीक है। अब n+1 का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे n है हमने वहाँ वहाँ पे +1 ऐड कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे 2 की जगह n था, n+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल, और सिंपली an वाली टर्म्स ये आ गई, ये an वाली, ठीक है ना। इस फार्मूले के थ्रू हम ये करने लगे हैं, जो कि है रेशो टेस्ट का फार्मूला। लिमिट अप्लाई की, अब ये यहाँ पे डिवाइड होते हैं तो यहाँ जाके मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो सारे बात ये टर्म्स उल्ट हो जाएंगी, तो इसको मैंने रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दिया। ओके, अब ये फैक्टोरियल की फॉर्म है, तो जब मैं आपको पता है हम फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, तो मैंने ये वाला फैक्टोरियल इन दोनों फैक्टोरियल को टोटली ओपन कर दिया। जब मैंने खोल दिया है तो आप देखिए हमारे पास ये टर्म और ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गए, मेरे पास सिर्फ 1/n+1 ये टर्म बच गई है, ठीक है। ये 2n+1 ओवर 2n ये भी आपस में कैंसिल हो रहा है। ये कैसे कैंसिल हो रहा है देखें, ये 2n है, मैं इसको ऐसे अलग-अलग करके लिख सकती हूँ, और ये 2n है। जब ये कैंसिल हुआ तो सिंपली ये 2 रह गया मेरे पास, यहाँ से सिर्फ 2 रह गया, और यहाँ पे सिर्फ 1/n+1 जो कि ये चीज़ आ गई, सिर्फ ये चीज़ मेरे पास रह गई। और जब मैंने इस पर इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, समथिंग इन्फिनिटी, ये 0 की इक्वल आ गया, ठीक है। आंसर मेरा 0 की इक्वल आ गया है। अब 0 जो है ये क्या है, लेस देन 1 है, और ये कंडीशन क्या है कि अगर ये लेस देन 1 आ जाए तो ये सीरीज़ क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सो इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। ये हो गया हमारे पास रेशो टेस्ट। अब हम रेशो टेस्ट से रिलेटेड थ्योरम करते हैं। ओके, ये रेशो टेस्ट है। थ्योरम दिया गया है x इक्वल्स टू एक्स बी आर सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू रियल नंबर्स विद 0 इज लेस एंड इक्वल टू r इज लेस एंड इक्वल टू 1 एंड k बिलोंग्स टू एन सच दैट कि इसका फार्मूला है xn+1 ओवर xn इज लेस एंड इक्वल टू r फॉर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू k। अगर ये लेस एंड इक्वल टू r आ जाए और r क्या है, लेस एंड इक्वल टू 1 है, तो कह देंगे देन द सीरीज xn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मीन्स कि अगर लेस देन 1 आ जाए ये चीज़ तो वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अब हम करते हैं इसका थ्योरम। इफ़ इक्वेशन होल्ड देन बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड, हमने इस इक्वेशन पे हम एक इंडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। दिस इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। आपको इंडक्शन मेथड आना चाहिए कि n इज इक्वल टू 1 होता है, फिर n इज इक्वल टू k होता है, फिर उसको हम n इज इक्वल टू k+1 सारा करते हैं, इंडक्शन मेथड होता है। अब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा। देखें n इज इक्वल टू k, हमने क्या करना है, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या कर लेना है कि हम इसको अभी जनरली लेके चलेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर दिया k, और 1 अभी हमने एक कोई भी नंबर ले लिया, अभी हम 1 नहीं ले रहे, एक हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, बिलोंग कर रहा है n से, m हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, जनरली प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। k ले लिया प्लस m, और यहाँ पे भी k आ गया, लेस एन इक्वल टू x की पावर 1 है, तो 1 की जगह हमने कोई भी अब एक जनरल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो मैंने यहाँ पे m कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको यहाँ आके मैंने ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म बन गई, मॉडुलस ऑफ xk प्लस m इज लेस एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xk एंड rm फॉर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू k। अब देखें द टर्म्स इन समेशन xn, ये जो टर्म्स है xn इसके आर डोमिनेटेड कहा गया है बाय अ फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ द टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करने लगे हैं इसमें, वो देखें ये r की पावर m है। अभी मैंने पिछले जो रूट टेस्ट किया उसमें भी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज ही अप्लाई की थी, r की पावर जो भी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे r की पावर m है, और r की पावर m है, इसमें क्या कहा गया है, विद 0 इज लेस एंड इक्वल टू 1 इज 0 इज लेस एंड इक्वल टू r इज लेस एंड इक्वल टू 1। हमने ये कंडीशन लेनी है। ये कंडीशन क्यों ली, क्योंकि हमें थ्योरम में ये कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। 0 इज लेस एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस एंड इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी r की पावर m है, तो हमने यही कंडीशन लेनी है कि 0 इज लेस एंड इक्वल टू r इज लेस एंड इक्वल टू m। अब हमने इस साइड में जो कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमने इसमें अप्लाई की, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करने के बाद ये जो हमारे पास टर्म आ गई, ये क्या आ गई है, कन्वर्जेंट आ गई है, ठीक है ना। ये जो साइड हमारे पास है ये कन्वर्जेंट है, तो जब ये कन्वर्जेंट है तो जब हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, सेम पिछला जो हमने किया है उसकी तरह ही हो रहा है। इसको हमने पहले ज्योमेट्रिक सीरीज के थ्रू कन्वर्जेंट बता दिया, और कन्वर्जेंट के बाद हमने जब इस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया तो हमने कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी क्या है, समेशन xn या xn+1 क्या है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, नॉट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट,
ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, समेशन एक्स हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद देख लीजिएगा, ये सिर्फ 2-3 लाइनों का प्रूफ है। इसकी बस कंडीशन यही है कि अगर ये ग्रेटर एन इक्वल टू 1 आ जाता है हमारे पास क्या है, सीरीज़ जो है वो डिवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है रेशो टेस्ट। अब हमारे 3 टेस्ट हो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट। अब ये 2 टेस्ट रहेंगे, एक है इंटीग्रल टेस्ट और एक है रेब्स टेस्ट। तो हम इंटीग्रल टेस्ट देखते हैं। इंटीग्रल टेस्ट क्या है, फॉर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, कंटिन्यूस एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन, मतलब कि ए एन कोई भी एक सीरीज से कह रहे हैं ए एन एक्स एन ले लें। इफ़ हमने इंटीग्रल अप्लाई करना है जो हमें सीरीज़ दी गई होगी एफ एन, अगर हम एफ एन इक्वल्स टू ए एन का मतलब ये है कि अगर हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लेंगे तो उसको हम एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एन इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब सीरीज़ के फॉर्म में लिखेंगे तो वही चीज़ ए एन या एक्स एन इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो कहा गया इफ़ इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये कन्वर्जेस, देन जो अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है, जो समेशन सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाता है जो समेशन सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी। जैसे अगर हम ये भी सीरीज़ दी गई है, अब हमने इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, तो हम कैसे करेंगे, ये ए एन हमने इसको ए एन के इक्वल कर दिया। अब हमने इसको क्या क्या इसमें इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा, तो इसको एक्स ओवर एक्स के प्लस इस फॉर्म इसमें कन्वर्ट कर दिया। हमने लिमिट अप्लाई की 1 से इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये भी एक मेथड होता है, मीन्स के टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे टी लिख दिया, और टी क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट को इस इन्फिनिटी आ जाए, इसको हम ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 से इन्फिनिटी है तो हमने लिमिट तो अप्लाई करनी है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी, हमने कह दिया टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे टी हमने यहाँ पे टी लिख दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह हमने टी लिख दिया और कहा कि टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्टली कह दे, लिमिट लगाने के हमने इसको इस तरह इनडायरेक्ट लिख दिया। आगे सेम वो चीज़ आगे एक्स और एक्स के प्लस 1 डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन तो करनी आती है कि नीचे वाली हम जिसको ऊपर हमने ऊपर इसका डेरिवेटिव बना रहे थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हमारे पास ये आ गया 1/2, नीचे वाले का हमने क्या आगे ले लिया, लोग ले लिया। ठीक है, एल एन ले लिया नीचे वाले का और 1 से टी तक ले आए। जब इसको हमने सोल्व किया फिर हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सारा कुछ, तो हमारे पास ये इन्फिनिटी के इक्वल आया। ये क्या आ गई, डिवर्जेंट आ गई। अब देखिए अगर ये इंटीग्रल डिवर्ज है तो हम कह सकते हैं इफ़ इंटीग्रल डिवर्जेस, हम कहेंगे जो समेशन है ये क्या हो रही है, ये डिवर्ज हो रही है, डिवर्ज। ठीक है, ये था हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट। और अब हम आगे करते हैं रेब्स टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं उसको अभी आपको ये पहले हम रेब्स टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद हम इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ करेंगे। तो रेब्स टेस्ट क्या है, इसकी आप कंडीशन देख लीजिए, द सीरीज़ समेशन ए एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, लिमिट क्या कहा गया है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना, जैसे हमने रूट टेस्ट रेशो टेस्ट का किया है, एक हम करते थे रेशो टेस्ट में कि ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, ठीक है ना, इक्वल टू इसमें एन इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाए इज इक्वल टू एल आ जाए, तो क्या होगा, ये जो एल है तो हम कहेंगे ये जो समेशन ए एन आई ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है अगर जो एल है ग्रेटर देन 1 आ जाए, लेकिन अगर एल लेस देन 1 आ जाए तो ये समेशन ए एन क्या है, ये डिवर्जेंट है। और टेस्ट फेल हो जाता है अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये हमारे पास है रेब्स टेस्ट।